हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान सीईटी परीक्षा स्नातक स्तर के लिए दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में कुल 150 प्रश्न शामिल किए गए हैं और वो नवीनतम परीक्षा पैटर्न के अनुसार है। दोस्तों, अगर आपको अपनी तैयारी का सही आकलन करना है तो इस मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दे। परीक्षा तक मैं आपको रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य करवाऊंगा। दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। देखिए, अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, आप सभी को पता होगा। देखिए, अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय है वो राजस्थान के 7वें चरण में हुआ था, एकीकरण में। दोस्तों, राजस्थान गठन के समय अजमेर की एक अपनी अलग विधानसभा थी जिसको धारा सभा के नाम से जाना जाता था। धारा सभा कहते थे उसको, ठीक है, धारा सभा के नाम से जाना जाता था। और उस समय जो विधानसभा की सदस्य संख्या थी अजमेर की, वो थी दोस्तों 30 सदस्यीय, ठीक है। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 30 सदस्यीय संख्या थी, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, गोविंद गिरी किसके शिष्य थे? दोस्तों, गोविंद गिरी है, ये किसके शिष्य थे? राइट आंसर हो जाएगा, ये थे दोस्तों धर्मगिरी के शिष्य थे गोविंद गिरी। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, बिजोलिया की जनता पर चवरी नामक यानी कि चवरी नाम से एक अलग कर यानी कि लाग प्रत्यारोपित करने वाला जागीरदार कौन था? दोस्तों, सीधा सा मैं अगर बोलूं कि चवरी कर किसने लगाया था, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें राव पृथ्वी सिंह ने दोस्तों चवरी कर लगाया था। राइट आंसर इसमें राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने चवरी कर लगाया था। तो यहां पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव कृष्ण सिंह। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा को अजमेर अधिवेशन का क्रम है। राजपूताना मध्य भारत सभा का अजमेर अधिवेशन का क्रम है। तो दोस्तों, अजमेर अधिवेशन का क्रम है वो कौन सा था? तो वो दोस्तों तीसरा था। कौन सा था? तीसरा। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, क्रांतिकारी जिसे मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, वह क्रांतिकारी जिसे मेहनत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, तो वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, वो थे दोस्तों केसरी सिंह बारठ। कौन थे? केसरी सिंह बारठ थे, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में कौन से स्थल से तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त हुई है? बताइए, राजस्थान में कौन से स्थल से तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों बागोर से। बागोर से प्राप्त हुई है दोस्तों तांबे की छेद वाली सुई। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? तो कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों, यहां पर देखिए 3 शासक के नाम दे रखे हैं, अपने को यहां पे सही क्रम बताना है उनका। दोस्तों, सबसे पहले शासक बनता है इनमें से जेत्र सिंह। देखिए, जेत्र सिंह इन दोनों के अंदर है। जेत्र सिंह के बाद में शासक बनता है तेज सिंह, ठीक है, और तेज सिंह के बाद में शासक बनता है समर सिंह। जेत्र सिंह का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1213 से लेके और 1253 तक माना जाता है। और तेज सिंह का जो कार्यकाल है ये 1253 से लेकर 1273 तक माना जाता है। और समर सिंह का जो कार्यकाल है वो 1273 से लेकर 1302 ईस्वी तक माना जाता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? दोस्तों, धौलपुर में जब 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था तो दोस्तों यहां की जनता ने देवा गुजर, रामचंद्र और हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह किया था और धौलपुर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों, मैंने आपको नाम बताया, एक तो देवा गुजर, एक रामचंद्र और एक हीरालाल राणा, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया था? धौलपुर पर अधिकार कर लिया, जिसके 2 माह बाद पटियाला नरेश ने वहां की राजा
यानी कि वहां के राजा भगवंत सिंह को आजाद करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे धौलपुर का शासक का नाम पूछा है, तो दोस्तों कौन था? तो दोस्तों भगवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, राइट आंसर हो जाएगा 1930 में दोस्तों ये साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 बिल्कुल सही है। आगे देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये लिखी थी किसने? तो ये ज्योतिराव फुले ने लिखी थी दोस्तों ये गुलामगिरी नामक पुस्तक। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब स्थापित किया गया? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये स्थापित किया गया था 1956 में। कब किया गया था? 1956 में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था। 12 नंबर का प्रश्न है, क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया था? क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह कौन सी छावनी में किया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये बैरकपुर छावनी में इन्होंने विद्रोह किया था। ये तो सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तिलक का नाम किस अखबार के साथ जुड़ा हुआ है? तिलक का नाम किस अखबार के साथ में जुड़ा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है मराठा अखबार के साथ जुड़ा हुआ है तिलक का नाम। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाइए, यानी कि प्रारंभ से अंत तक अपने को यहां पर क्रम से जचाना है। देखिए यहां पर 4 त्योहार दे रखे हैं, गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आती है गणगौर। ठीक है, ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है दोस्तों, तो गणगौर 1 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों भाद्रपद माह में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, तो ये कृष्ण जन्माष्टमी है, ये 2 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, तो दोस्तों ये 3 नंबर पर आ जाएगा। और सबसे अंतिम में आ जाएगा दोस्तों इसमें दीपावली, जो कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मनाई जाती है, तो यहां पर ये 4थे नंबर पर आ जाएगा। तो यहां पे अपना आंसर होना चाहिए 4 3 1 2, 4 3 1 2 आंसर होना चाहिए। अब ये कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, महिलाएं नथ धारण करती है। महिलाएं नथ धारण करती है, तो दोस्तों ये नथ है, नथ आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों नथ आभूषण है ये नाक में पहना जाता है, तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है दोस्तों इनका जो संबंध है वो सुंदरदास जी से है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुंदरदास जी से है। ठीक है, आगे देखिए यहां पर 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? दोस्तों संत रैदास है ये कबीर जी के समकालीन थे। ठीक है, जाति के चमार थे ये रैदास जी। ठीक है, और ये रामानंद के प्रमुख शिष्य थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे संत रैदास का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? तो वो है बनारस। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बनारस इसका सही उत्तर। आगे देखिए, शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? शीतला माता का मेला है ये चाकसू जयपुर में लगता है, और ये प्रतिवर्ष किस समय लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को दोस्तों शीतला अष्टमी का मेला चाकसू जयपुर में लगता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, बताइए वह नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति
से संबंधित नहीं है। बताइए गरासिया जनजाति का नृत्य कौन सा नहीं है इसमें, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए वालर, मांदल और लूर, ये तीनों नृत्य गरासिया जनजाति के हैं, और जो गवरी नृत्य है ये दोस्तों भील जनजाति का नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है ये जो सामेला शब्द है, ये दोस्तों विवाह के समय प्रयुक्त होता है ये शब्द सामेला। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? बताइए राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है, किसको बोलते हैं जानोटन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जानोटन बोलते हैं दोस्तों वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज है उसको बोलते हैं जानोटन। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो दोस्तों ये प्रथम विद्वान थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है, ये राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले पहले विद्वान थे, ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सती रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? दोस्तों सती रासो ग्रंथ के लेखक हैं वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें सूर्यमल मिश्रण थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकृति डोलामारू किस शैली है? बताइए प्रसिद्ध चित्रकृति डोलामारू किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जोधपुर शैली से संबंधित है दोस्तों डोलामारू। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जोधपुर शैली को आप मारवाड़ शैली भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? बताइए नागौर का जो बू गांव है वो किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? ये प्रसिद्ध हुआ करता था दोस्तों मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था ये नागौर का बू गांव। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चौमुहागढ़ को, यानी कि चौमू के किले को दोस्तों धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए लिपुलेख, माना, नीति और लिपुलेख ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। पाल घाट है ये केरल में है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों ये गलत दे रखा है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तथा किसके बीच फैली हुई है? बताइए दोस्तों भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और किसके बीच में फैली हुई है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये फैली हुई है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। गोदावरी है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोहा पेटियों का समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोहा पेटियों का समूह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, यानी कि जहां से लोहा अयस्क निकाला जाता है तो दोस्तों वो है मयूरभंज ओडिशा, सिंहभूमि झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़। ये तीन जो मैंने नाम बताए हैं मयूरभंज, सिंहभूमि और बेलाडीला, ये लोहा अयस्क की खान है। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो यहां पर देखिए दोस्तों कान्हा, पेंच और बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। जबकि यहाँ पे ताडोब दे रखा है, ये ताडोब राष्ट्रीय उद्यान है और ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। दोस्तों बताइए कौन से स्थान पर हरित क्रांति है वो सबसे अधिक सफल रही। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सबसे अधिक सफल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रही। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल भारत के अलावा अन्य किस देश के साथ अपनी सीमा है वो साझा करता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चीन के साथ में अपनी सीमा है ये साझा करता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन से देश के साथ में लगी हुई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ में उत्तर पश्चिम में सीमा लगी हुई है, ये तो सभी को पता होगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। बताइए सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो किसके साथ में है। तो वो है दोस्तों, बताइए सभी को पता होगा ये है बांग्लादेश के साथ में दोस्तों सबसे लंबी सीमा है वो भारत की लगती है। लगभग 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, 0.7 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया। कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहां पर देखिए जमशेदपुर साकची में दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको अपन टिस्को के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की गई थी 1907 में। ठीक है, कब की गई थी 1907 में, यानी कि स्वतंत्रता से पहले। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान को जलवायु के आधार पर जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दोस्तों देखिए यहां पे सीधा सा पूछा गया है कि राजस्थान को जलवायु के आधार पर जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा, काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा। यहां पे देखिए जलवायु के आधार पर जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना 10 होगा यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, जलवायु के आधार पर पूछा है। ठीक है, बाकी जैसे आर्द्र ये तो 5 होते ही हैं। आगे देखिए वर्ष 2019-20 राजस्थान राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है। वर्ष 2019-20 राजस्थान राज्य बाजरा के उत्पादन में कौन से स्थान पर रहा है। दोस्तों बाजरा के उत्पादन में ये तो सभी को पता होगा, बाजरा के उत्पादन के अंदर दोस्तों राजस्थान है वो हमेशा से प्रथम स्थान पर रहता है। तो यहां पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, पंचपद्रा रिफाइनरी कितनी ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित है। यानी कि एचपीसीएल और राज्य सरकार का दोस्तों इसमें वित्त पोषित अनुपात है वो कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों यहाँ पे 2:1 है। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1 है। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों, वैसे तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राज्य सरकार का क्रमशः जो अनुपात है वो दोस्तों 74% और 26% का है। ठीक है, 74% है इसमें दोस्तों HPCL का है, और 26% है वो राजस्थान सरकार का। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2:1 है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य के आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का हिस्सा है, स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा है वो कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 28.85% है, ये कृषि क्षेत्र का हिस्सा है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2020 जारी किया है, जिसमें लैंडलॉक्ड स्टेट्स की श्रेणी के तहत राजस्थान का सूचकांक कितना था? इस सूचकांक के साथ एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में राजस्थान उभरा है। तो दोस्तों वो सूचकांक अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 62.55, 62.55 ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये सूचकांक है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 50,000 रुपए का। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 50,000 रुपए का। आगे देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितने किलोमीटर है? राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 10,618.9 किलोमीटर। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 10,618.09 किलोमीटर है। याद रखना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना नहीं है? बताइए कौन सी राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे फ्लैगशिप योजना की बात कही गई है। तो यहाँ पर देखिए, शुद्ध के लिए शुद्ध अभियान, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, निरोगी राजस्थान अभियान, ये तीनों दोस्तों राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है। लेकिन अटल भूजल योजना है ये राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो दोस्तों राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना जो त्याग पत्र है वो दोस्तों राष्ट्रपति को दे सकता है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों केसरी। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केसरी। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या क्या है? दोस्तों यहां पे पूछा गया है आरपीएससी में अध्यक्ष सहित सदस्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों 7 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है आरपीएससी के अंदर। तो दोस्तों यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, राइट आंसर 8। आगे देखिए, 49 नंबर प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 70 वर्ष तक। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु थी, परंतु मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा जो कार्यकाल है वो घटाकर 3 वर्ष
या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है, 3 वर्ष कर दिया गया है। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? कौन से मूल अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निर्देशन सिद्धांत यानी कि निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वो है, बताइए, तो अनुच्छेद 51 में। ठीक है, अनुच्छेद 51 में, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में सम्मिलित किए गए थे। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत कौन से यानी कि कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बताइए कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है, हमारी मिश्रित संस्कृति की संबंध विरासत को मान देना और उसकी रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा अन्वेषण और सुधार की भावना का विकास करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग, ये भी मौलिक कर्तव्य है। ये देखिए यहाँ पे संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद द्वारा किस संविधान संशोधन के माध्यम से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अप्रभावी किया गया? अच्छा प्रश्न है। संसद द्वारा किस संविधान संशोधन के माध्यम से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अप्रभावी किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 24वां संशोधन 1971। 24वां संशोधन 1971, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति है वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। और देखिए आगे, राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की अवश्य सहमति होनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी क्या है इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, वह अपना कार्यालय पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जब तक दूसरा उपराष्ट्रपति पद पर नहीं आएगा तब तक वह पद पर बना रहेगा। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है? तो कौन सा एक कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे कार्यपालिका का न्यायिक कार्य की बात कही गई है। तो दोस्तों उन व्यक्तियों को दंड निलंबन दिलाना जिन्हें मृत्यु दंड की सत्ता अधिनिर्णित की गई हो। ठीक है, यह है कार्यपालिका का निर्णायक यानी कि न्यायिक कार्य। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एक मत से किसकी सरकार गिरी थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी दोस्तों। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के
अनुसार दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा है वो की जा सकती है अनुच्छेद 352 में। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और वो शब्द कौन से थे दोस्तों, यहाँ पर देखिए अपने को तो यहाँ पर कूट भाषा में प्रयोग करके उत्तर को चुनना है। कूट भाषा में प्रयोग करके अपने को यहाँ पर क्या करना है, उत्तर को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। यहाँ पे ग्राम स्वराज नहीं जोड़ा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये भी नहीं जोड़ा गया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 3, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर 1 और 3 इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कौन, तो वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको अपन CAG के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निहरताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निहरताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो दोस्तों ये अंतिम निर्णय है, ये किसके द्वारा लिया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा ये अंतिम निर्णय लिया जाता है। यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, घाटे का बजट एक उपकरण है। घाटे का बजट एक उपकरण है, तो दोस्तों ये राजकोषीय नीति का, ठीक है, राजकोषीय नीति का 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होने के क्या क्या कारण है। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होने के क्या क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रोजगार के साधनों की उपलब्धता, रोजगार के साधनों की उपलब्धता। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी इसमें देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर बताना है। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होने के क्या क्या कारण है। तो कम होने के क्या क्या कारण है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, ठीक है, और भी है जैसे औद्योगिकरण का भाव, कम बचत, कम विनियोग, ठीक है, ये सभी क्या है, ये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के कम होने के जो प्रमुख कारण है वो माने जाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शनों में से अपने को कूट भाषा में क्या करना है, बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक तो कम बचत, ठीक है, और एक दोस्तों अशिक्षा और बेरोजगारी, ठीक है, ये दोनों दोस्तों राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण है, बाकी ये दोनों नहीं है, ठीक है, बीच वाले। तो यहाँ पे 1 और 4 है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कूट भाषा में अपने को बताना था, तो सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 4। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता, तो बताइए क्या निर्धारित नहीं करता भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की दर है वो आरबीआई है वो निर्धारित नहीं करता है। बाकी बैंक दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दरें, रेपो एवं रिवर्स रेपो दर, तो ये सभी दरें हैं ये आरबीआई निर्धारित करता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की दर है ये निर्धारित नहीं करता। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सांविधिक चल निधि अनुपात भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। सांविधिक चल निधि अनुपात भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्राथमिक क्षेत्र के। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के। 67 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, विकसित देशों में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। विकसित देशों में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रभावपूर्ण मांग की कमी। प्रभावपूर्ण मांग की कमी, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, मुनाबाब होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? मुनाबाब होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों थार एक्सप्रेस। क्या है? थार एक्सप्रेस है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ग नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा थार एक्सप्रेस। आगे देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है तो वो कौन से हैं बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, सौर ऊर्जा है, उसके बाद में पवन ऊर्जा है, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बायोमास ऊर्जा है और बायोगैस है। ये सभी क्या है? ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? देखिए, कूट भाषा में अपने को यहाँ पे उत्तर देना है तो 1 3 4 5 अपना सही उत्तर होना चाहिए, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नलिखित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नांकित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मदान कुदान झुंझुनू। मदान कुदान झुंझुनू। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर रहा? तो दोस्तों द्वितीय स्थान पर किसका जनसंख्या घनत्व रहा वो अपने को यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों यहाँ पे भरतपुर का जो जनसंख्या घनत्व है ये दोस्तों द्वितीय स्थान पर रहा था। भरतपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है। तो दोस्तों ये किसकी किस्म है? तो दोस्तों ये किस्म है तरबूज की। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तरबूज की। आगे देखिए, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों इनसेप्टी सोल्स मृदा है। ये प्रधान मृदा मिलती है सिरोही और पाली जिलों में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क स्थित है। बताइए, किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है और ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है साबी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साबी, इसका राइट आंसर। आगे देखिए, CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है? CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए CWG प्रदेश की अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दोस्तों देखिए अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी भाग है, ये CWG प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रेड अनाज और पास्ता समूह है एक अच्छा स्रोत है। ब्रेड अनाज और पास्ता समूह है एक अच्छा स्रोत है। तो ये किसका अच्छा स्रोत है? दोस्तों ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। सॉरी यहाँ पे देखिए, ब्रेड अनाज और पास्ता, ब्रेड अनाज और पास्ता। तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट का ये अच्छा स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो कौन सा रोग संक्रामक है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए डिप्थीरिया जो रोग है ये दोस्तों संक्रामक रोग है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। कक्ष तापमान पर दूध के
खट्टा होने में शामिल है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें रासायनिक परिवर्तन। दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है, राइट आंसर हो जाएगा केवल धात्विक चालकों में ये लागू होता है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों में लागू होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यांत्रिक ऊर्जा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, अपने अब जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? तो कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए, घरेलू बहिस्राव, वाहित जल, औद्योगिक बहिस्राव। ये तीनों दोस्तों जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत है, लेकिन ह्यूमस पदार्थ है ये नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग है। दोस्तों पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो माना जाता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड माना जाता है ये पृथ्वी का पलायन वेग। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पादपों में जाइलम उत्तक किसके लिए उत्तरदायी है? पादपों में जाइलम उत्तक किसके लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जल का वहन। जल का वहन, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं में कमी को कहते हैं। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं दोस्तों एनीमिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एनीमिया। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एनीमिया कहते हैं। आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है आयन मंडल। कौन सी है? आयन मंडल है, ये पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों स्तन मंडल की ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल, इसका सही उत्तर। आगे देखिए, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में सही विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2015 से 2021 तक ओडिशा की 9वीं राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों ओडिशा के नहीं, झारखंड के राज्यपाल के रूप में इन्होंने 2015 से 2021 तक इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद वह भारत की दूसरी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। तो दोस्तों दूसरी आदिवासी नहीं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है ये, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही कथन है वो क्या है? गलत है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म अवार्ड किसे मिला? हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म अवार्ड किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है एना की गवाही। एना की गवाही, तो यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एना की गवाही। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान के संबंध में रिप्स 2022 योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? राजस्थान के संबंध में रिप्स 2022 योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निवेश प्रोत्साहन से। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निवेश प्रोत्साहन से। आगे देखिए, राजस्थान में किस योजना के तहत महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे? बताइए, राजस्थान में किस योजना के तहत महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत दिए जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, 91 नंबर प्रश्न है, सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बताइए 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी है वो कौन सा राज्य करेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यानी कि किया है।
सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। आगे देखिए 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों ये कहां पर किया है? ये किया है दोस्तों लुम्बिनी में। कहां पर? लुम्बिनी में। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अवनी लेखरा ने। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अवनी लेखरा ने। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने कोविड टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान से किसे सम्मानित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कोविड टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान से किसे सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान से श्रीमती कौशल्या और सुनीता मैया को सम्मानित किया है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार किस जिले में वेस्ट रिसाइकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? बताइए बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार किस जिले में वेस्ट रिसाइकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जयपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वर्तमान नवंबर 2022 में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? दोस्तों टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? तो दोस्तों बताइए टाइगर रिजर्व की जो संख्या है अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो दोस्तों वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो है 54। कितनी है? 54। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है आगे देखिए अब अपने हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। देखिए बिम्बोष्ठ दोस्तों बिम्बोष्ठ में अगर अपन देखें तो क्या संधि विच्छेद होगा इसका? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिंब प्लस ओष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बिंबोष्ठ में। यानी कि अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और इसमें वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। यहाँ पे बो के ऊपर एक मात्रा और लगा लेना। ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है। बताइए इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका तो सभी को पता होगा। इसमें देखिए व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है तो इसमें उत प्लस शिष्ट इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का शब्द यानी कि दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वो हुआ है सुवासिक और अभिमानी के अंदर दोस्तों इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सुवासिक के अंदर देखिए इसमें सु क्या है? सु उपसर्ग है और वास है वो दोस्तों इसमें मूल शब्द है और इक इसमें क्या है? प्रत्यय है। अभिमानी के अंदर दोस्तों अभी इसमें क्या है? प्रत्यय है। मान इसमें मूल शब्द है और ई है वो क्या है? इसमें अभी इसमें उपसर्ग है, मान इसमें मूल शब्द है और ई क्या है? प्रत्यय है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। तो दोस्तों सही विभाजन किसमें नहीं है? देखिए लोहा प्लस आर लोहार बिल्कुल सही है। महत प्लस त्वय महत्व बिल्कुल सही है। कांसा प्लस एरा कसेरा बिल्कुल सही है। घूम प्लस आव घुमाव। तो दोस्तों ये आव और घुमाव ये तो बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पे घूम के अंदर जो मात्रा दे रखी है ये गलत दे रखी है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा विकल्प समास और उसके उदाहरण से सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए कर्मधारय में परमाणु दे रखा बिल्कुल सही है। ठीक है द्वंद्व में 64 दे रखा बिल्कुल सही है। भविरी में चक्रपाणी दे रखा है बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पे संबंध तत्पुरुष में यहाँ पे जितेंद्रिय दे रखा है जो कि गलत दे रखा है। दोस्तों जितेंद्रिय यानी कि जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो जिसे जितेंद्रिय अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे भविरे समास में ये यानी कि भविरे समास का ये उदाहरण है जितेंद्रिय। यहाँ पे संबंध तत्पुरुष है ये गलत दे रखा है। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थक शब्द है, अनमेल अनेकार्थक शब्द है तो वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे देखिए नग का दोस्तों इसमें पक्षी, शून्य और वन, ठीक है, ये इसमें अनमेल अनेकार्थक शब्द हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें तीनों सही दे रखे। आगे देखिए कौन सा विलोम युग्म सही है, तो कौन सा विलोम युग्म इसमें सही है? तो यहाँ पे देखिए स्मरण का दोस्तों विस्मरण दे रखा है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे, तो वो शब्द कौन से बनेंगे? वो शब्द बनेंगे दोस्तों, देखिए बुद्धि के अंदर इक जोड़ेंगे तो बौद्धिक हो जाएगा, और संसार में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सांसारिक हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों कलेजा फटना यानी कि असहनीय दुख होना, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, डिस्ब्रशिंग ऑथोरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, डिस्ब्रशिंग ऑथोरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संवितरण प्राधिकारी, संवितरण प्राधिकारी है ये डिस्ब्रशिंग ऑथोरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इंग्लिश से अपने से संबंधित प्रश्न है वो प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए इफ इट रेन्स द कॉलेज विल क्लोज्ड, तो दोस्तों यहाँ पे खालिस्तान क्या आएगा, यानी कि खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सेंटेंस है वो किससे शुरू हो रहा है? इफ से शुरू हो रहा है, इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए विल शब्द दे रखा है, तो विल के बाद में बी का प्रयोग होगा, विल बी क्लोज्ड, तो यहाँ पे अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए मोना वाज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर, ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसमें एक्टिव वॉइस वाक्य में दोस्तों वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है, का पैसिव वॉइस प्रारूप है। तो यहाँ पे दोस्तों वाज के साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए लेटर वाज बीइंग राइटन, सॉरी ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मोना टू हर फादर, ये अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म एज डायरेक्टेड, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? तो ये हो जाएगा दोस्तों डू यू वांट ए सिंगल और ए रिटर्न टिकट एम सेड द क्लर्क एट द बुकिंग विंडो, तो दोस्तों यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वी शुड ऑलवेज बिलीव ओवर सेल्व्स, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? खालिस्तान में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें इसमें इनका प्रयोग होगा, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डिस्चार्ज पेटिशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा वो है उन्मोचन याचिका, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर उन्मोचन याचिका। आगे देखिए ट्रेवलिंग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मीन्स ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है यात्रा शिक्षा का सबसे रोचक साधन है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द अल्टरनेटिव विच मीन्स द सेम एज द गिवन कीवर्ड, दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टेबल दे रखा है शब्द, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो समानार्थक रूप है वो क्या होगा? दोस्तों इसका रूप हो जाएगा इसमें ए पैलेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, यानी कि एक वह स्थान जहां पर घोड़ों को रखा जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों स्टेबल, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है, आप पैसेज पढ़ोगे तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक आपके पास में आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग द अंडरलाइंड पोर्शन विल बी, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है, देखिए डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण एंड दलित मुस्लिम एंड हिंदू,
ठीक है। तो दोस्तों ये इसमें क्या आ जाएगा राइट आंसर, तो इसमें अगर अपन ने ये छोटी सी लाइन पढ़ी है तो इससे भी आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे सर्कुलर सोसाइटी आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों यहाँ पे देखिए द लेंथ ऑफ द प्रीसिस ऑफ दिस पैसेज वुड बी, तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो इसमें 10 वर्ड्स आ जाएगा इसमें, सॉरी 10 वर्ड्स नहीं, इसमें 20 to 22 वर्ड्स आ जाएगा इसमें, राइट आंसर इसमें 20 to 22 वर्ड्स। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पे अपने कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट कहलाता है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट है वो क्या कहलाता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्मार्ट सेट कहलाता है ये, सॉरी स्मार्ट सेट नहीं, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट वर्ड आर्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्ड आर्ट, राइट आंसर हो जाएगा वर्ड आर्ट इसमें राइट आंसर। आगे देखिए एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है, तो वो कौन सी कुंजी है, तो वो कुंजी है दोस्तों F5। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस एक्सेल में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन है, तो कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो दोस्तों सेव एज का इसमें डायलॉग बॉक्स खुलता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है, दोस्तों वो है 2 बार अगर अपन किसी वर्ड पर क्लिक करते हैं तो वो दोस्तों सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, 2 बार इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए निम्न में से कौन एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो है दोस्तों MS DOS, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गूगल क्रोम में क्लियर ब्राउजिंग डाटा विकल्प को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा, गूगल क्रोम में क्लियर ब्राउजिंग डाटा विकल्प को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, तो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इनमें संग्रहित किए जाते हैं, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है CPU में, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही CPU। आगे देखिए TCP या IP विस्तृत रूप है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, ये हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वेबसाइट नाम में HTTP क्या है, दोस्तों HTTP क्या होता है वेबसाइट के नाम के अंदर, तो ये प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति दे रखी है, अपने को बताना है कि अगली आकृति है वो क्या होने वाली है। ठीक है, अगली आकृति इसमें क्या होने वाली है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसके आगे इस बॉक्स में देखिए आपको 4 पॉइंट अलग और दिख गए होंगे। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार अपने को भी यहाँ पर इसी तरह बताना है कि आगे कौन सी आकृति आएगी, दोस्तों इसमें आकृति आएगी क नंबर वाली आकृति आएगी दोस्तों इसमें। ठीक है, उत्तर आकृति के अंदर क नंबर वाला ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन अपने प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दोस्तों ये जो आकृति दी गई है इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें त्रिभुज है दोस्तों देखिए 10 त्रिभुज आएंगे इसके अंदर। ठीक है, देख लेना आप 1 2 3 4 5 6, एक ये पूरा 7, एक ये 8, एक ये 9, दोस्तों इसमें 9 और एक ये 10। ठीक है, ये 2 ये हो गए, तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर 10 त्रिभुज होंगे दोस्तों इसमें। आगे देखिए प्रभु अपने घर से 20 किलोमीटर यानी कि 20 किलोमीटर दूर अपने मित्र के घर तक गया, कुछ समय बाद वह अपने मित्र के घर से दाहिने ओर मुड़ गया, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन है ये, तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए जहां पर ये चलता जा रहा है वैसे वैसे आप मोड़ते जाइए, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। अब वह कितने किलोमीटर और चलकर अपने घर पहुंच जाएगा,
अब वह कितने किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंच जाएगा, तो दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर 2 किलोमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, ये इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, आपको 129 से लेकर 132 तक इसमें सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये आप डायग्राम बना के इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों आपके ऑटोमेटिक है वो 4 क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, इनमें बताने की जरूरत नहीं है, ये भी आप डायग्राम के घर पे अलग से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिक इनके आंसर आने लग जाएंगे। देखिए 134 नंबर का प्रश्न है, 133 वाले में देख लीजिए दोस्तों, एल और एम क्या है, बहने हैं। एल और एम क्या है, बहने हैं। ठीक है, पी एल का पति है, पी है वो क्या है, एल का पति है। ठीक है, ओ एम का पति है, ओ है ये कौन है, ये ओ है ये दोस्तों कौन है, ओ एम का पति है। ठीक है, एम का पति कौन है, तो दोस्तों ओ है। ठीक है, क्यों एम और ओ का पुत्र है, क्यों एम और ओ का पुत्र है। ठीक है, एम और ओ का कौन है पुत्र, दोस्तों क्यों है। तो एल और क्यों का संबंध है, तो एल और क्यों का क्या संबंध है, ये अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ये दोनों तो क्या हो गई, बहनें हो गई, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गई, क्योंकि ये क्या लगी, मौसी लगी, तो यहाँ पर अपना इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए मौसी का है क्या लगा, तो ये भांजा लगा, तो यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 64 4 9, तो यहाँ पर क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4 का क्यूब है। ठीक है, 64, तो 9 का क्यूब क्या होगा, 729, तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक विशिष्ट कोड में यानी कि यहाँ पे सनसेक्स को दोस्तों यहाँ पे VHQ लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे TRIUMPH को किस प्रकार लिखा जाएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको बता सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए आपको प्लस करते हुए चलना है। ठीक है, देखिए एस में अपन ने कितने प्लस किए कि वी आ गया, ई में अपन ने क्या प्लस किया कि एच आ गया। दोस्तों इन सभी के अंदर है वो 3 प्लस किया गया है। उसी प्रकार अगर अपन टी में भी 3 प्लस करेंगे तो दोस्तों डब्ल्यू आ जाएगा, आर में अपन 3 प्लस करेंगे तो दोस्तों यू आ जाएगा, आई में अपन 3 प्लस करेंगे तो दोस्तों एल आ जाएगा, और यू में अपन 3 प्लस करेंगे तो दोस्तों एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार एम में 3 प्लस करेंगे तो दोस्तों पी आ जाएगा, और P में 3 प्लस करेंगे तो दोस्तों S आ जाएगा, और H में 3 प्लस करेंगे तो K आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। सीधा सा है, एक आदमी है वो 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर उसके बाद में दोस्तों वो दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर जाना है। ये बीच की दूरी है वो अपने को ज्ञात करनी है, यानी कि अपने को कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो सीधा सा है 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है दोस्तों 144। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों 225। सॉरी 225 किसका स्क्वायर है, तो ये 15 का स्क्वायर है, तो ये 15 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, कर्ण ज्ञात करना है इसमें। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 37 से लेके 40 तक है, ये भी दोस्तों रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी आसानी से आप कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट से संबंधित क्वेश्चन है, ये बोनस के अंक है आप सभी के लिए। देखिए 141 नंबर का प्रश्न में अपने यहाँ पे चल रहे हैं। एक संख्या में जब 114 से भाग दिया जाता है तो शेष यानी कि तो 21 शेष बचता है। यदि इस संख्या में 19 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, तो कितना शेष बचेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए सीधा सा है, 21 में से आप क्या कर लीजिए 19 को घटा दीजिए, क्या बचा 2, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, ए एवं बी की औसत मासिक आय 15,050 रुपए है, बी एवं सी की औसत मासिक आय 15,350 है, सी एवं ए की औसत मासिक आय 15,200 है। तो ए की औसत मासिक आय है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सीधा सा मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, ए की जो औसत यानी कि वार्षिक आय है वो है दोस्तों 14,900 रुपये होगा इसमें, ठीक है, 14,900 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से कर सकते हैं ये भी। आगे देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या में क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से क्रमशः कितने प्रतिशत कम होगी दोस्तों। यानी कि देखिए, माना तीसरी संख्या है वो 100 है, ठीक है, तो पहली संख्या कितनी हो गई दोस्तों 70 हो गई, ठीक है। दूसरी संख्या 37% कम है तो कितनी हो गई 63 हो गई, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 70 में से 63 गए, यानी कि पहली संख्या से कितना, या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या इसमें 70 है, दूसरी संख्या इसमें 63 है और तीसरी संख्या इसमें 100 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 7 कम है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे 7/70 इंटू 100 करना है आपको। तो दोस्तों 10% कम है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक निश्चित राशि 64% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितने समय में दुगनी हो जाएगी। तो कितने समय में दुगनी हो जाएगी, तो दोस्तों 16 वर्षों में, 16 वर्षों में ये दुगनी हो जाएगी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 12 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए, यानी कि औसत मूल्य है वो यहाँ पे अपन को क्या लिखना है 8 है, ठीक है। 12 रुपये प्रति लीटर, ठीक है, तो ये दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे पानी है, यानी कि ये इसमें 12 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी, ठीक है। तो 1 किग्रा दूध का क्रम मूल्य कितना हो गया 12 रुपये हो गया, ठीक है। 1 किग्रा दूध के क्रम मूल्य में दोस्तों यहाँ पे कितना जाएगा 0। अब यहाँ से माइनस कर लीजिए, तो दोस्तों माइनस करोगे तो ये बचा 4 और ये बचा दोस्तों इधर सीधा का सीधा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2:1 अपना इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, एक चतुर्भुजीय खेत के विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है और बचे हुए दो विपरीत शेषों से इस पर क्रमशः 8 मीटर और 13 मीटर के लंब डाले जाते हैं, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों खेत का अपने को यहाँ पर क्या करना है, क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप आसानी से है वो कर सकते हैं। इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए 252 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 10%, 20% तथा 25% की छूट श्रेणी के बराबर एक छूट क्या होगी। तो एक छूट है वो क्या होगी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 46% अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 46%, ठीक है। जैसे कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 100 का 10% निकाला कितना 90 बचा, 90 का 20% निकाला तो कितना बचा 72 बचा, ठीक है। और 72 का आप 25% निकालिए, ठीक है, तो ऐसे 46 बच जाएगा। तो यहाँ पे अपना मतलब 56 बचेगा, ठीक है। 18 36 18 54 और 18 चौक 56, ठीक है। तो कितना बचा दोस्तों 54 बचा, ठीक है। और ये 54 है तो दोस्तों इसको आप जैसे कोई वस्तु है वो 54 रुपये में बेच रहे हैं, तो छूट कितनी की होगी 46% की। या तो आप डायरेक्ट 46% की छूट दे दीजिए, या आप 10 20 और 25% की लगातार छूट दे सकते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितनी देर में खाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें 12 मिनट में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, इनमें आधार की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आधार की लंबाइयों का अनुपात दोस्तों इसमें 16:9 होगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक आयत तथा वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है, आयत की लंबाई क्या होगी। आयत की लंबाई दोस्तों इसमें 50 मीटर होगी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये स्नातक स्तर का जो मॉडल पेपर करवाया है सीईटी का, कैसा लगा। कल अपना नया मॉडल पेपर आएगा। अगर आपने अभी तक आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।